बोलो। क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बोले थे कि एक दिन डिस्कशन क्लास रखेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो घर पे प्रॉब्लम चल रहा है तो टाइम मिला नहीं। मतलब बुकलेट से डाउट था ना, और एचसीबी से। यस सर, बुक्स यस सर, दोनों से। ठीक है, तो सब कोई बना लिए हो? बोलो। सर डाइपोल नहीं बताया। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा हुआ था। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल के बाद। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने आता है, दोनों में है तो एक ही साथ पढ़ेंगे। बाकी कोई दिक्कत? क्वेश्चन था, मतलब एक ही क्वेश्चन है? बुकलेट का नहीं सर, दूसरे बुक से बनाए थे उसका क्वेश्चन। हाँ क्या था? एक सर्कल था, हाँ एक सर्कल था और उसके सरकमफ्रेंस पे 3 चार्ज रखा हुआ था। अच्छा। सर चार्ज था -4Q और 2Q है, वो सेंटर के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? नो सर, सेंटर हाँ, के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, -4Q और +2Q चार्ज। एक है -4Q, एक मिनट, -4Q पिक्चर और है एक तो है सेंड कर प्लस। दो ना ग्रुप में, नहीं तो। सर ओके सर, फोटो सेंड कर देते हैं। हाँ ठीक है, बाकी लोग अगर कर लिए हो बुकलेट ये सब चीजें, अच्छी वर्मा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लें, परसों वाले में। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब कर लेना, जो भी डाउट रहेगा वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत लोग होते हीट हैं। का भी था सर। ठीक है, जो भी रहेगा पहले इधर वाला कर लेंगे, टाइम बचा तो हिट का कर लेंगे। ठीक है, हिट में हमको लग रहा है बहुत कम ही लोग पूछने वाले होंगे। ठीक है, हिट तो सब कोई बना लिया है कि हमको लग रहा है कि कुछ ही लोग बनाए होंगे। सर सेंड कर दिए। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? 2 नंबर। चार्ज पार्टिकल ABC है। ठीक है। ACO इक्विलेटरल फॉर्म कर रहा है, B जो है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ये सर्कल हो गया, ये A हो गया, यहाँ पे -4Q चार्ज है, यहाँ +2Q चार्ज है, यहाँ -2Q चार्ज है, यही है। यस AOC जो है, द चार्ज पार्टिकल AC and O of the circle formed an equilateral triangle as shown। ठीक है, तो बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि ऐसा है, ये 60 डिग्री रहा होगा। क्लियर यस है? अगर ये 60 तो ये 120 डिग्री।
अब इसमें से पूछ रहा है कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ भी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन किधर है? ठीक है, ये 30 दे रखा है, क्लियर है। अब ऐसा सिचुएशन दे रखा है तो इस पॉइंट पे हम लोग सबके कारण निकालेंगे। इस -2q के कारण कितना होगा, इधर की तरफ आएगा, बोलो। यस सर। ठीक है, इसके कारण -4q के कारण इधर आएगा, इसे हम बोल दे रहे हैं E2। मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे उस पोजीशन पे तो क्या लिखोगे, k इंटू 4q डिवाइडेड बाई r²। इसके लिए अगर हम E1 का मैग्नीट्यूड लिखें, इसे लंबा कर देते हैं बाहर लिखने के लिए। E1 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो k इंटू 2q बाई r², लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले +2q के कारण, तो +2q के कारण इसी लाइन के लॉन्ग ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में दे रखा है B और C पॉइंट, तो +2 है तो इधर ही होगा, यस ठीक है। तो हम इधर की तरफ ही बोल रहे हैं कि ये इधर की तरफ हमारा E3 हो गया, और E3 का जो होगा वो भी k इंटू 2q इंटू r² है। यानी कि हम ऐसा हमें दिख रहा है कि ये x एक्सिस हो गया, एक वेक्टर इधर मिल रहा है हमें 4kq/r²। इधर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड कर सकते हैं तो 4kq/r² लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में इसका क्या आएगा, अगर हम इसे ई बोलते हैं तो ये भी सेम है, तो इसे भी हम ई बोल सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमें दिख रहा है 2e cos ऑफ 30 डिग्री। ध्यान से देख के बोलो, क्योंकि ऊपर वाले फिर से से e cos 30 और इधर से e cos 30। e का वैल्यू 4kq/r² है, cos 30 √3/2 होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 4√3 kq/r² हमें मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यस आंसर नहीं है। यस सर सही, ठीक है। क्या हुआ? नो सर, हम भी बनाए थे इसमें जो ऑप्शन था उसे मिल नहीं रहा था, इसीलिए पूछा। तो यहाँ पे k को 1/4πε0 रखोगे तो √3q/πε0 इंटू r² नहीं हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सर हो जाएगा। यस सर। लास्ट वाला ऑप्शन यही है। लास्ट में r³ है सर। अरे क्यूब कैसे आएगा, r² गलती से हुआ होगा। वही तो सर, ऑप्शन गलत है। r³ नहीं आएगा, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे r² ही रहता है। यस ठीक है, बाकी लोग भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो भी बुकलेट हिट जो भी जितना भी कर रखे हो, जहां जहां से डाउट होगा उसको पूछ लेना, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। ये होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। जैसे कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज है, या फिर सिंपली कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हम चार्ज रख रहे हैं समझने के लिए कि इधर हम जानते हैं कि इससे चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से अगर हमारे पास बोला जाए कि एक स्मॉल चार्ज Q है इस पोजीशन A पे, अगर हम इसे यहाँ तक लाना चाहते हैं इस पोजीशन B पे उठाकर,
ठीक है, मूव करा के ए से बी हम ले जाना चाहते हैं। तो क्या हम सिंपली आसानी से इससे लेके जा सकते हैं या फिर हमें कुछ अपोजिशन मिलेगा? बोलो। मिलेगा मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जो Q इंटू ई फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि हम आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हैं। ले नहीं जा सकते हैं, एक चीज तो ये हमें दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या दिख रहा है कि अगर हम ले जाके ए से बी पे छोड़ दें तो बी पे छोड़ेंगे तब भी वो बी पे रुका हुआ नहीं रहेगा, पीछे की तरफ भागेगा, ए की तरफ भागेगा, ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो चार्ज को मूव करने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और अगर हम उसे उस जगह पे ले जाके छोड़ते हैं तो पीछे भाग रहा है, यानी कि वो कार्य कर पा रहा है, यानी खुद से कुछ ना कुछ कार्य कर ले रहा है, काइनेटिक एनर्जी में उसका एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। थोड़ा बहुत अगर दिमाग पे जोर डाले तो हम लोग 11th में पढ़े थे कि अगर हम किसी एक मास को उठा के यहाँ हम किसी हाइट तक ले जाते हैं, इस हाइट पे ले जाते हैं तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगा के ले जाना पड़ता है, और जब हम छत पे रखे हुए ईंट को छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ अपने आप आ जाता है। तो बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से वो खुद ब खुद वर्क कर पा रहा है। तो यहाँ भी वैसा ही सिमिलर सिचुएशन हो रहा है, दिख रहा है हमें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क जो है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, जो कि अगर हम उसे छोड़ दे तो वह फिर कार्य कर सकता है, वो फिर से वर्क कर सकता है। ठीक है, तो वही जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी है, और जो स्टोर्ड हो जाता है बॉडी में पोजीशन की वजह से या शेप चेंज की वजह से उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यस। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे बता सकते हो? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो डिफिनीशन में हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ऐसे केसेस में। जैसे कि अर्थ वाले केस में हम लोग मानते थे कि अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट पे ले जाते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ना तो सराउंडिंग में वहां पे माने हैं ना ही मीडियम माने हैं, हम चारों तरफ वैक्यूम ही मान के रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो रेफरेंस लेते हैं वो इन्फिनिटी ले लेते हैं, कि जो चार्ज से जो दूसरा चार्ज आ रहा है वो उससे इनफाइनाइट दूरी से आ। तो डिफिनीशन में ही लिखते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट bringing a positive charge from infinity to a point is defined point slowly is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिए होगे 10th क्लास में भी एक डिफिनीशन था, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट स्लोली, अब छूट गया, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे मैथ्स की टर्म में बात करें तो किसी भी चार्ज को हम ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं हम कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं तो उसे ही हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं उसका निगेटिव। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो सिंस हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो निगेटिव वर्क होता है उसके अगेंस्ट में जो करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्लास हम लोग 11th में वर्क एनर्जी में पढ़े थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो भी वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्लोली टर्म भी यूज किए हैं क्योंकि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़े थे जिसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम 0 कर दें तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जो है कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आता है। खैर, यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमसे कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली यही समझना है कि हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम कोई भी इनफाइनाइट जगह से एक चार्ज को उठा के ला रहे हैं तो जो हमें वर्क करना पड़ा है उसे ही हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? यस। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है, वर्क डन है। तो वर्क डन एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर। तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। यूनिट क्या होगा? बोलो। जूल। जूल। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल होगा। यहाँ पे डायमेंशन हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे सारा कुछ वही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी है तो ये चीज है। किसी पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे हम इसे पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चार्जेस के इंटरेक्शन के कारण होता है इसलिए हम लोग इसे कभी कभी इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो वही फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, दो चार्ज सिस्टम है, दो चार्जेस अगर आसपास में रखे हुए हैं तो उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। यानी कि एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम बोल रहे हैं R है। तो ऐसे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, अब सोचना ये है कि इसके पास एनर्जी है या नहीं। तो तुम आराम से सोच सकते हो कि दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, अगर हम दोनों को छोड़ दें तो दोनों चार्जेस यहाँ पे रुके रहेंगे या भागेंगे। सोचो क्या होगा। हम दोनों पे चार्जेस सेम टाइप के माने हैं, पॉजिटिव माने हैं लेट्स से। अगर हम दोनों चार्जेस को इस दूरी से छोड़े तो ये दोनों चार्जेस वहां रुके हुए रहेंगे या फिर भागेंगे। सोच के बोलो। दूर जाएगा। दूर जाएगा। दूर जाएगा, कौन ले जाएगा? उसके पास कुछ एनर्जी होगा तभी तो भाग के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। क्योंकि वर्क डन, कोई फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वर्क होगा, वही वर्क इसमें काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके पास कुछ ऐसा एनर्जी है जिसकी वजह से ये भागेगा, कार्य कर पा रहा है। यानी कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है।
वही एनर्जी हमें यहाँ पे पता करना है कि कितना एनर्जी है इन दोनों के पास जब हम इसे r दूरी पे सेपरेट करके रखे हुए हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग डिफिनीशन पे जाएंगे। तो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। हम मान लिए कि यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज है, ठीक है। Q1 चार्ज है, यहाँ से हम इनफाइनाइट पे गए, इन्फिनिटी से इस Q2 चार्ज को जो है हम लेके आ रहे हैं। जब लेकर आए तो किसी समय पे हम इससे यहाँ पे x दूरी पे रखते, ठीक है। हमें लाना यहाँ पे है, लेकिन किसी टाइम t पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से मूव करके यहाँ लाएं, जो कि हम dx डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये dx जिस दूरी है ऐसा है, हम इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो हम देखें कि इस जगह पे इस पे जो फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और इसे हम जब उठा के ला रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम वैसा ही जैसे कि याद करो हम लोग अर्थ से एक ब्लॉक को उठा के सरफेस तक ले जाते थे, इस हाइट तक ले जाते थे कि कितना वर्क हुआ है वो फाइंड करने के लिए। यहाँ पे जो है स्लोली मूव करना है, मूव स्लोली, ठीक है। स्लोली मूव करने का मतलब ये होता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। यानी कि हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, यानी कि मास तो है ही, चेंज इन वेलोसिटी जो है जीरो है, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट जीरो है, एफ नेट जीरो है यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सटर्नल के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो हम बाहरी फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लगा रहे हैं। और ये लगाने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही होता है कि हमें वर्क डन पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो हम एक्सटर्नल कितना लगा रहे हैं ये तो पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है वो हमें नहीं पता होगा। खैर, ये हम लोग ये चीज assumption मानते हैं कि हम स्लोली स्लोली इसे लेके आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली लेके बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम ये जो दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सेम दूरी अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों के कारण जो वर्क को डन होगा वो भी सेम होगा, लेकिन अपोजिट होगा। यानी कि फोर्सेस के डायरेक्शन अलग है, तो एक के लिए निगेटिव होगा तो एक का पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमें चूंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो हम यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि सर वर्क डन जो होता है, हाँ सर वहाँ पे Q2 होगा ना dx दूरी पे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो F इंटू डी एस यही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, वही पूरा हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो W एक्सटर्नल लिख सकते हैं, यहाँ पे F एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रिक के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 बाई R x स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। dx डिस्प्लेसमेंट और fx दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये ds जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल हमें दिख रहा है कि ये माइनस dx है, ठीक है। इस बात पे गौर करना, बुक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, डायरेक्टली माइनस साइन लग जाता है, इसलिए बच्चे लोग बहुत परेशान होते हैं और आके बार बार पूछते हैं सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हम ds लिखे हैं वो s फाइनल माइनस s इनिशियल, हमेशा हम लोग ये लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। कभी भी चेंज यस लिखना सर। होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, तो फाइनल हमें दिख रहा है x माइनस डी एक्स है, क्योंकि हम dx डिस्प्लेस करें तो डिस्टेंस x माइनस डी एक्स है, ठीक है। तो x माइनस डी एक्स और माइनस x करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस डी एक्स मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है। बहुत बुक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा तो बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये चीज आ रहा है, तो k Q1 Q2 तो कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स कहाँ से ला रहे हैं,
इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, तो आर दूरी कोई भी। इसका इंटीग्रेशन बताओ 1/x² का। 1/8। -1/x आता है, यस सर, वो ये माइनस प्लस से 1/x हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, -1/x होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, W एक्सटर्नल अगर लिखेंगे तो आ जाएगा K(Q1Q2/R). 1/, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 1/∞ का वैल्यू 0। 0, तो W एक्सटर्नल जो हमें मिला K(Q1Q2/R). ठीक है, और हम जानते हैं कि सिंस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है इन्फिनिटी से आर तक के लिए, तो यही होगा हमारा K(Q1Q2/R). इस फॉर्मूले को रट के याद रखना है, याद करो तो ये और कुछ नहीं, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे Gm1m2/R, वही चीज है। वहां पे हमेशा माइनस के साथ रहा करता था, -Gm1m2/R। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर माइनस रहा आगे, इसका मतलब है कि फोर्स अट्रैक्शन का होगा, प्लस है यानी कि फोर्स रिपल्सन का होगा। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो चार्जेस अगर सेम टाइप के होंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट साइन के रहेंगे तो निगेटिव आएगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। पुट चार्जेस विथ साइन, ठीक है, साइन के साथ पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी साइन के साथ। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, बस। कहाँ? सर वहाँ K(Q1Q2) होगा ना? K(Q1Q2) ही है, लिख लीजिए सर। ठीक है, यानी कि अगर हमें दिख रहा है, दिस इंप्लाइज दैट कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 यहाँ पे r दूरी पे सेपरेटेड हो तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इन दोनों के इंटरेक्शन से जो एनर्जी है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, वो कितना होगा, तो K(Q1Q2/R). क्लियर है? यस। ठीक है, यानी कभी भी दो चार्जेस अगर r दूरी पे सेपरेटेड हो तो हमें एनर्जी K(Q1Q2/R) लिखना है। ध्यान रहे Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव जो है मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। फोर्सेस के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे चल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एक चार्ज यहाँ Q1 है, लेट से ये फिक्स्ड, यहाँ पे चार्ज Q2 है, चलो ऐसे जनरल लेते हैं, R1 दूरी पे। इसे अगर हम रिलीज कर दें फ्रॉम रेस्ट, नहीं कि रेस्ट पे था, रिलीज कर देंगे, तो रिलीज करेंगे तो यहाँ रुका रहेगा कि ये भागेगा, इस लाइन के लॉन्ग भागेगा। हाँ, जब यहाँ पे पोजीशन आ जाता है उसका R2, कुछ देर के बाद इस पोजीशन पे वो आ जाता है, तो आफ्टर सम टाइम जो है ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी यस। कितना होगा, ठीक है, यानी वही फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन सेपरेशन becomes R2।
क्या करोगे बताओ? एक तो मेथड है फोर्स लिख ले x दूरी पे, फोर्स से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होता है तो v dv बाई dx यूज करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आया जो बोले? यस नहीं नहीं आया समझ? हम मेथड 1 सॉल्व नहीं करेंगे, बता देते हैं। Q1 है, लेट से यहाँ से x दूरी पे किसी टाइम t पे Q2 है, तो इस पे हमें फोर्स, ये तो फिक्स है, हम कैसे भी फिक्स करके रखे हैं तो कोई चिंता ही नहीं है इसका। यहाँ फोर्स लग रहा होगा k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। फोर्स इतना तो हम एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अच्छा मास देना भूल गए, दोनों का मास सेम मान लो, तो एक्सेलरेशन कितना, तो k Q1 Q2 बाई एम एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, दिख रहा है, तो एक्स है यानी कि वेरिएबल होता है, तो हम इससे कैसे फाइंड करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करना है तो v dv बाई dx यूज करेंगे, करते हैं ना, यस सर। एक्स स्क्वायर। यहाँ से dx को इधर ले आएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से v तक, और ये r1 से r2 तक, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेथड 1 है, यहाँ पे हमने एनर्जी कुछ भी नहीं बोला है, फोर्स से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लंबा जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी चूंकि हम लोग एनर्जी पढ़ चुके हैं तो मेथड 2 सीखेंगे आसान सा। यहाँ पे अगर हम पूरे को सिस्टम मान रहे हैं तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, बताओ? नो यानी कि अगर हम पूरे को सिस्टम बाहर से कोई फोर्स नहीं है, यानी कि एफ एक्सटर्नल हमें 0 दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होगा कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। इनिशियली इसके पास देख रहे हैं कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मोशन नहीं है, तो k q1 q2 बाई r1 है, वो काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, k q1 q2 बाई r2, एंड काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। क्लियर है? तो यहाँ से हम v फाइंड कर सकते हैं आराम से। ये आएगा, यस बात समझ आया? यस सर। यस ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। क्या किया, पहले कितना एनर्जी था, बाद में कितना एनर्जी था, बीच में क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, उस सम के क्या मतलब है। हम जानते हैं कि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ कौन से जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से मतलब है, बस वही काम कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ये Q जो है फिक्स्ड है, इन्फिनिटी से एक चार्ज Q को हम v नॉट स्पीड से फेंक दिए, ठीक है, इसी लाइन के लॉन्ग फेंके हैं। तो बताओ ये जो Q है, स्मॉल q या Q1 Q2 ही कर देते हैं, Q2 जो है क्या Q1 से टकराएगा या नहीं टकराएगा, क्या होगा बताओ पहले? बोलो। चार्जेस सेम है। हाँ चार्जेस सेम, साइन सेम है, मैं पॉजिटिव ही ले रखे हैं।
बोलो। तो नहीं टकराएगा। नहीं टकराएगा, सब मानते हो। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जब बहुत करीब आएगा, डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, तो इसमें जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा, यानी कि वो टक्कर नहीं कर पाएगा। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, यानी कि ये जो चार्ज है इस लाइन पे ऐसा आएगा और किसी छोटे दूरी से यहाँ से घूम के फिर चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा उस पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जाएगा, टक्कर नहीं होगा, लेकिन एक मिनिमम दूरी पे आके घूम के चला जाएगा। तो वही हमें फाइंड करना है कि फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फाइंड करना है। कितना आ रहा है बताओ जल्दी। इसमें भी क्या है, इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मास इसका m मान लो, छूट जा रहा है। सर 2 k q1 by m v naught square बाई एम बी नॉट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक, क्या करना है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा, डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली जब यहाँ मिनिमम दूरी पे पहुंचेगा, जब भी एक कल्टी, कोई भी बॉडी कल्टी मारता है नहीं फिर उल्टा घूमता है, तो वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। 0। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मानते हैं, 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0, और ये आ जाएगा k q1 q2 बाई r मिनिमम। तो यहाँ से हम दिख रहा है कि r मिनिमम इक्वल टू 2k q1 q2 बाई m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन हम ये जानते हैं तब ये सिंपल। तो इसीलिए कहा जाता है कंसेप्ट को एकदम क्लियरली करो, क्लियर रखोगे आराम से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, ये Q1 जो है अब नॉट फिक्स्ड, इसका भी मास m ही मान लेते हैं, मास डिफरेंट रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। फाइंड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है कि अब अगला जो चार्ज था Q1 जो था वो हम फिक्स नहीं किए हैं, वो भी अब मूव कर सकता है। सिचुएशन सबसे पहले समझाओ हमको क्या होगा, पीछे वाला चार्ज आएगा, आगे वाला वहां रुका रहेगा कि वो भी भागने लगेगा, सर वो भी वो भी भागने भागेगा लगेगा। सर, अपोजिट। अपोजिट भागेगा तब तो टकरा जाएगा। जैसे कि अगर लेफ्ट सेम डायरेक्शन में ना भागेगा, हाँ
एक चीज यहाँ ध्यान देखो कि अगर ये Q2 है और ये Q1 है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, ये फोर्स है इसका वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा और इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही वेलोसिटी होगा, इसका इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे जैसे Q2 नजदीक आएगा Q1 भी भागेगा, भागेगा, उसका स्पीड बढ़ता जाएगा और Q2 वाले का स्पीड घटता जाएगा। ऐसा ही सिचुएशन होगा। यस तो हमें पूछा जा रहा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो कब होगा मिनिमम सेपरेशन? सर, जब Q2 का वेलोसिटी 0 हो जाए। नहीं, Q2 का 0 हो जाएगा तब कैसे होगा? उस समय तो फिर हमको लग रहा है Q1 इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, तभी होगा। अरे यार हम लोग, ये क्या हो रहा है कि एक आगे चल रहा है एक पीछे से आ रहा है, आगे वाले का स्पीड बढ़ रहा है पीछे वाले का घट रहा है। सोचो ऐसा होते होते एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम हो जाएगा, यस होगा। सर। यस सर। उसके बाद आगे वाले का स्पीड ज्यादा होने लगेगा और पीछे वाले का कम ही हो रहा है, तो क्या फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा? यस सर। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिख रहा है, मिनिमम सेपरेशन तब होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाए। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल। बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो ये चीज सोच पा रहे हो तो भी ठीक है, नहीं तो इस चीज को याद रखना है, लेकिन सोचना जरूरी है, फिजिक्स है, विजुलाइज करना है। ध्यान से देखो तो आगे वाले का स्पीड बढ़ते जा रहा है, पीछे वाले का घटते जा रहा है, तो अभी सेपरेशन जो है पीछे वाले का स्पीड ज्यादा रहा होगा तो सेपरेशन घट रहा होगा, लेकिन जैसे ही आगे वाले का स्पीड पीछे वाले से ज्यादा हुआ तो सेपरेशन फिर बढ़ने लगेगा। यानी कि जब दोनों का किसी एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी सेम हुआ होगा, उस समय पे ये मिनिमम स्पीड रहा होगा। अगर हम इतना बात को समझ ले तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रह गया, फिर वही काम, यानी कि एट आर मिनिमम वेलोसिटी इज सेम, यानी कि जब ये आर मिनिमम है, ये M Q1 M Q2, उस समय ये भी v स्पीड से जा रहा है, ये भी v स्पीड से जा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हाफ mv0² प्लस 0 इक्वल टू, फाइनली इसके पास दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है तो 2 × 1/2 mv² लिख सकते हैं क्या, दोनों के पास है तो बोलो। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी k(Q1 Q2)/r में। अब तो यहाँ फिर फंस गए, हमें भी नहीं पता है, आर मिनिमम भी नहीं पता है, दो अननोन, एक इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा, एक इक्वेशन हमें और खोजना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा बता सकते हो? बोलो। बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स 0 है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एनर्जी कंजर्व है, और क्या कंजर्व रहता था, कोलिजन चैप्टर, मोमेंटम क्या कंजर्व रहेगा, सोच के बोलो। यस सर। यस सर। मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, नेट फोर्स 0 है तो, पूरे यस। सिस्टम का नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा, नेट फोर्स 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन 0, यानी कि मोमेंटम कंजर्व, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो फ्रॉम
मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग यही सीखे थे कि अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस पे जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे, वो जीरो होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे रहेगा, किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसी स्पीड से मूव करेगा, और वहीं से बोले थे कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वहां से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा था इनिशियल मोमेंटम कितना था, पी इनिशियल एम इक्वल वी टू नॉट। पी फाइनल, एम भी नॉट। फाइनली दोनों सेम ही स्पीड से घूम मूव कर रहे हैं, तो एम भी प्लस एम भी, यहाँ से हमें भी मिल जाएगा वी नॉट बाई 2। ठीक है, इसे हम ऊपर वाले में रख के आर मिनिमम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ हमें शायद नहीं दिख रहा है, सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा अब। यस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो सकता है हमें दिया गया हो। सिस्टम ऑफ चार्जेस कहने का मतलब कि हाँ हमने सिर्फ 2 चार्ज को कंसिडर करा था, 3 चार्ज 4 चार्ज ऐसा दिया हो, यानी कि हम बोल रहे हैं कि मोर देन 2 चार्जेस अगर दिए हो तो उसे हम बोल रहे हैं सिस्टम मोर देन 2 के लिए। 2 के लिए हम जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आ रहेगा, लेकिन 3 हो तो, 4 हो तो, 5 हो तो क्या करेंगे? तो हम क्वेश्चन से ही से करेंगे। यहाँ पे लेट से कि 3 चार्जेस रखें के Q1 Q2 एंड Q3। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस जो है a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हैं, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें दिख रहा है कि तीनों चार्जेस वहां रोक के रखे गए हैं, यानी किसके पास एनर्जी है। अगर हम छोड़ दे किसी भी चार्ज को या तीनों चार्ज को, सारे भागेंगे, यानी कि सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो बाद में कार्य कर सकता है। तो भाई वो एनर्जी कितना है वो हमें निकालना है। यहाँ कितना एनर्जी होगा, कैसे होगा, तो इसको निकालने के दो मेथड्स हैं, हम दोनों बताएंगे, जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, मेथड 1 वर्क डन मेथड। ठीक है, यानी कि जो जनरल जो मेथड है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करें, ध्यान से सुनना है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे जो स्पेस है यहाँ पे हमने सोच लिया कि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है और हम यहाँ पे इंफिनिटी से उठा के इस Q1 चार्ज को ले आए, तो इसको लाने में हमें कोई कष्ट हुआ है या नहीं, ये बताओ। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम वैक्यूम में इस चार्ज को उठा के ला रहे हैं, हमें कुछ वर्क करना पड़ा है या नहीं? नो। तो कोई वर्क नहीं, यानी कि पहले चार्ज को जब लाए तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा है। सब मानते हो? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे चार्ज को ला रहे हैं जो कि यहाँ से a दूरी पे है। तो जब हम दूसरे चार्ज को लाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा? सिर्फ फर्स्ट के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि सिर्फ उसके अगेंस्ट में वर्क करना इन दोनों के बीच में जितना एनर्जी होगा उतना ही करना पड़ा होगा। यस यानी कि कितना, k Q1 Q2 बाई a, यही करना पड़ा होगा। अब हम यहाँ पे तीसरे चार्ज को ला रहे हैं,
ये भी दोनों चार्जेस से ए दूरी पे है। ये थर्ड चार्ज Q3 है। जब हम तीसरे को लाए तो उसको रोकने के लिए Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थे, यानी कि हमें दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा होगा। ठीक है, तो Q1 के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q3 बाई ए, और Q2 के लिए K Q2 Q3 बाई ए लिखेंगे। यस क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि एक चार्ज के रहने से दूसरे चार्ज के फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने सोचा कि Q1 था तब निकाले तो K Q1 Q3 बाई ए आएगा। Q1 को हम नेग्लेक्ट किए, Q2 के लिए निकाले तो ये आया। यानी कि जो हमने ऊपर काम किया है यहाँ डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वर्क डन टोटल जो है यही हमें मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो, तो K Q1 के भाई ये कॉमन ले लेते, Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3 यही मिल रहा है। यस सर Yes, sir. मेथड 2, मेथड 1 में किसी को दिक्कत? No, sir. ठीक है, इन मेथड 2 जो है ये डायरेक्ट मेथड है, ऊपर वाले का ही सब फॉर्म बोल सकते हो, ऊपर वाले से ही डिराइव्ड है। खैर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। हमें ये चीज सिस्टम दे रखा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, जो कि ऐसे दे रखा है। तो हम इसमें काउंट कर लेंगे भाई इंटरेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेक्शन से यानी कि जितना इंटरेक्शन हो उतना पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं एक का 2 से है तो 1 2, प्लस एक का 3 से भी है तो 1 3, प्लस 2 का 3 से है तो 2 3। यहाँ उल्टा ध्यान नहीं रखें, लिखेंगे कि 2 का 1 से, क्योंकि 1 2 लिखा जा चुका है तो 2 1 लिखे या 1 2 लिखे, दोनों का मेल हम लिख चुके हैं। 1 3 लिखे या 3 1 लिखे, बात बराबर है। तो यहाँ से हम 1 2 1 3 2 3 ऐसे लिख लिए। ठीक है, 1 2 के लिए लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाई ए, 1 3 के लिए लिखेंगे तो K Q1 Q3 बाई ए, और फिर 2 3 के लिए K Q2 Q3 बाई, ऊपर वाले के ही इतना आ रहा है, सेम आ रहा है। यस सर ठीक है, तो हमको यही आसान लगता है, हम यही यूज करते हैं, बाकी तुम्हारे ऊपर है, जैसे ऊपर वाला समझने के लिए ठीक है, ये डायरेक्ट लिखने के लिए ठीक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट, कभी भी गलती हम अगर ना करें, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ 3 टर्म्स आ रहे हैं तो कितने टर्म्स आने चाहिए, ऐसा अगर हम दे दें कि मान लेते हैं कि ऐसा दे दें ऐसा, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 6 चार्जेस दे दे तो 6 चार्ज में कितना टर्म्स होगा, ऐसा दे दे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इस पे पुट करा हुआ तो कितने टर्म्स आएंगे, कितने इंटरेक्शन के टर्म्स आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू NC2। जितने भी चार्ज हैं उसमें से 2 चूज करना है, 2 के बीच में पेयर बनाना है। NC2 का मतलब सबको पता है। यस ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n इंटू n माइनस 1/2 मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे यही हमें मिलेगा। जैसे 3 था ऊपर तो 3 मिला, 4 के लिए अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 3/2 यानी कि 6 टर्म्स मिलेंगे। इसके लिए फाइंड करेंगे तो 6 इंटू 5/2 यानी कि 15 टर्म्स मिलेंगे। क्लियर है? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने देते हैं। स्क्वायर है Q1 Q2 Q3 Q4, बुकलेट जो है उसमें एक क्यूब के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, क्यू ही रखते हैं सब बराबर।
जल्दी से फाइंड करके इसका बताओ। सिक्स इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए। 6 KQ स्क्वायर बाई ए। बाई A। ये सर क्यू स्क्वायर। नहीं, गलत है। और किसी का? इंटरेक्शन 6 हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी 6 के बीच का सेम है क्या? So 12 KQ square by A plus 6 KQ square by root 2A. 12 KQ स्क्वायर बाई A प्लस 6 KQ square by root 2A. इतना आएगा? पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पे टोटल इंटरेक्शन तो 6 आएंगे क्योंकि 4 है, हमने फॉर्मूला से निकाला था। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाला ही मेथड यूज करते हैं। तो 1 का 2 से होगा, ऐसे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे। 1 का खत्म हो जाए तब भी आगे का बढ़ेंगे। 1 4 1 2 1 3 1 4 प्लस, अब 1 का किसी से नहीं हो सकता है तो 2 यूज करेंगे। 2 का हमेशा आगे वाला लिखेंगे, 2 का 1 नहीं लिखेंगे। U2 3 2 4, अब नहीं होगा 2 का, फिर लिखेंगे U3 4। सारा इंटरेक्शन लिख लिए। लिखने का यही तरीका होगा, ऐसे ही लिखोगे तो कोई टर्म नहीं छूटेगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? Yes. इधर उधर नहीं लिखना है, क्योंकि ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो बीच में एक आध उड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो गलती नहीं करना है। और ऑप्शन में पहला नंबर वही दिख रहा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, 1 का 2 से या फिर 2 का 3 से, 3 का 4 से और 1 का 4 से, क्या सारे सेम दूरी ए दूरी पे हैं? 1 2 2 3 1 4 एंड 3 4, क्या ए दूरी पे हैं? या फिर एक Yes, लाइन sir. बढ़ा दे, एक लाइन बढ़ा देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए लिखेंगे, इसके लिए भी के क्यू स्क्वायर बाई ए लिखेंगे, इसके लिए भी के क्यू स्क्वायर बाई ए लिखेंगे, और ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए लिखेंगे, क्योंकि सारे ए दूरी पे हैं तो ऐसा हमने लिख लिया। अब 1 3 की बात करूं तो 1 3 के बीच में दूरी ए रह जा रहा है क्या? कि √2a आ रहा है? Root 2. Yes. √2a आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाई √2a। 2 और 4 में भी यही आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2a। ठीक है, तो अब जोड़ दो, आंसर आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a आ रहा है, यानी कि हम के क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4 प्लस √2, यही बचेगा। किसी को दिक्कत? No. ठीक है, और हेक्सागोन भी दे सकते हैं, पेंटागोन दे सकते हैं। बुकलेट में देखोगे एक क्यूब दे रखा होगा, ठीक है, तो क्यूब दे रखा है यानी कि 12 है, उसके लिए फिर 12 है तो 12 इंटू 11 बाई 2 करेंगे 6, यानी कि 66 टर्म हमें देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे नहीं देखना है, उसमें यही चीज देखना है कि कितने डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ पे हमें दिखा कि 4 का सेम है तो डायरेक्टली हम 4 टाइम्स से लिख सकते हैं। वैसे ही देखेंगे कि 12 का इतना है तो डायरेक्टली हम लिख के करेंगे। क्लियर है? Yes.
ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है, बाकी एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। ऐसे 3 चार्जेस दे रखे हैं, क्यू क्यू क्यू, ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका मास m है। If released from rest, find velocity speed when they are at they form लिखे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो सब पे फोर्स, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे ही तो लग रहा है। 60 डिग्री है तो 30 डिग्री पे, ठीक है। जब इस पे लग रहा है तो ये जाते जाते जो है फिर से ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म कर ले रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर ले रहा है जिसका साइड लेंथ कितना हो जा रहा है, 2a। यानी कि यहाँ पे जब ये चार्ज आया होगा तो इसके पास वेलोसिटी कुछ भी होगा, यही वेलोसिटी हमसे फाइंड करने बोला जा रहा है हर एक का। तो कैसे फाइंड करोगे, क्या करेंगे इसमें? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्या ये इक्वेशन लिखाएगा? तीनों जो है सेम मास है, सेम दूरी की बात हो रहा है, तो वेलोसिटी सबका सेम आया होगा। बोलो। 3 से गया, हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, के क्यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा, 2 भी चला जाएगा, के बाई एम का अंडर रूट इंटू क्यू, ये बचेगा। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस यानी कि हम डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो हम लिख रहे हैं वही हमारा जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाले केसेस में हम लोग किसी एक पॉइंट का लिखे, जब डिफरेंस लिख देंगे तो ये चीज हो जाएगा। जैसे कि अगर एक यहाँ पे चार्ज Q1 है, इससे अगर हम किसी एक पॉइंट A पे Q2 चार्ज रखे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल हम U1 बोल रहे हैं, K Q1 Q2 बाई R1 होगा। हम इस चार्ज को उठा के यहाँ B पे रख दिए तो इसके लिए फाइनल बोलेंगे K Q1 Q2 बाई R2, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो हम उसे बोल देंगे कि ये भाई U2 माइनस U1 है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो A से B ले जाने में जो हम वर्क कर रहे हैं,
E1 क्या था कि हम इन्फिनिटी से A तक लाए, तो जो वर्क किए थे वो E1 था। U2 क्या था, तो जो हम इन्फिनिटी से B तक लाए उसे हम U2 बोल रहे हैं। अब A से B जा रहे हैं तो ये हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस है। तो हम इससे ऐसे डिफाइन कर देंगे, सिर्फ डिफिनेशन है इसका और कुछ नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge from one point to another slowly in external electric field is called the difference। क्लियर है इतना? बोलो, यस क्योंकि इसमें कोई कुछ है नहीं, नया चीज कुछ भी नहीं है, पुराना ही। नोट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम किसी भी पॉइंट का मान रहे हैं तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम 0 मान रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट का इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो ये जो है डज नॉट डिपेंड होगा। क्योंकि यदि डिफरेंस की बात कर रहा है, जो भी होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? यस ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है बुकलेट का वो सब चीज पूछ लेना है, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे। तो अगर ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब अदर डाउट है तो उसको फोटो भेज देंगे तो डिस्कस हो जाएगा कल क्लास में। हाँ भेज देना। यस अच्छा रहेगा कि क्लास से पहले ही भेज दो, ताकि जैसे क्या कहते हैं, टाइमिंग बचे। ठीक है सर, पहले ही भेज देंगे। ठीक है, फिर सर बुकलेट का भी भेज सकते हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक नहीं तो क्या होता है कि उस समय खोजने में टाइम चल जाता है, क्योंकि मेरे पास भी पीडीएफ ही है, तो पीडीएफ एक बार खोलो, ये करो करो। ठीक है, फिर थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, सबको थैंक यू।